एक तंबू इस प्रकार का है कि जिसका निचला भाग 24 मीटर ऊंचाई के सिलेंडर की तरह, कैसा सिलेंडर, तो ठीक है सिलेंडर देखिए, निचला भाग सिलेंडर की तरह है, तो ये सिलेंडर बन गया आपका, बन गया सिलेंडर है ना, जिसका निचला भाग 24 मीटर ऊंचाई के, तो 24 मीटर ऊंचाई के दिए तो ऊंचाई भी लिख दे रहे 24 मीटर, ठीक है, ये सिलेंडर की तरह वाला भाग है। फिर जिसका व्यास 126 मीटर है, व्यास भी कह दिया इन्होंने कितना है 126 लिख दिया, अभी तक सिलेंडर ही चल रहा है ना 126। शीर्ष भाग, ये रहा शीर्ष भाग, मतलब ये वाला शीर्ष भाग 126 मीटर के उसी व्यास के, उसी व्यास का मतलब यही बात, उसी व्यास के साथ शंकु की तरह है, तो शीर्ष भाग जो है 126 मीटर के व्यास के साथ, मतलब ये रहा शंकु की तरह है, शंकु बन गया ऊपर दिखाई दे रहा है, ये शंकु की तरह हो गया, ठीक है शंकु की तरह, और 80 मीटर तिरछा ऊंचा है, 80 मीटर तिरछा ऊंचा है, समझ गए, फिर एक ऊंचाई 80 कहती है, ठीक। तो कहा गया है उसका कैनवास 8 मीटर चौड़ा है। अब कैनवास का मतलब समझते हो क्या होता है? कैनवास मतलब है कि इस तंबू को जो बनाया गया ना, तो कपड़ा लपेटा गया है, समझ रहे, क्या लपेट रहे हैं कपड़ा, और जो कपड़ा लपेट रहे हैं तो उसकी चौड़ाई यदि मतलब जो कपड़ा हमने लिया है तो उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। तो भाई साहब उसमें अगर चौड़ाई है तो लंबाई भी होगी कहीं ना कहीं, लंबाई ही ज्ञात करनी है, तो यही कहना चाह रहा है, तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की गणना करें। आवश्यक कैनवास की गणना करना मतलब कि लंबा चौड़ाई लेके रखिए और क्या ज्ञात करना है लंबाई, और लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि जो प्लेट ले रहे हैं ना वो आयताकार है, देखो जरा मैं तुम्हें और समझा दूं। ये मान लो तंबू था और ये आयताकार कैनवास है, इसको ऐसा लपेटेंगे तो ये ऐसा पूरा लपेटना है, कुल मिला के बात ये आ रही। अब ये जो आकृति है ना, ये एक प्रकार का बेलन है और बेलन के ऊपर शंकु है, ऐसा आया समझ, ये ऐसी एक आकृति है, ये बेलन है, नीचे मान लो अभी ये तो घनाभ जैसा दिख रहा है लेकिन ये बेलन है, और इसके ऊपर क्या है एक शंकु लगा हुआ, और इसको लपेटा गया है इस कागज से, मतलब कि एक चादर से ऐसा पूरा। तो ये जो चादर है ना, इसकी तुम्हें चौड़ाई बता दी उन्होंने 8 है, लेकिन इसकी लंबाई पूछा, बात समझ में आ रही। तो ये बताओ ये चादर ने किसको लपेटा, बेलन और शंकु दोनों को पूरे को लपेट दिया, कौन सा भाग लपेटा, अंदर वाला बाहर वाला, बाहर वाला, और बाहर वाले भाग को अपन क्या कहते, वक्र पृष्ठ, क्या कहते वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ मतलब है कि दोनों के वक्र पृष्ठ जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ना है दोनों के वक्र पृष्ठ, और दोनों का वक्र पृष्ठ बराबर किसके होगा इस चादर के, काम खत्म, ठीक है। देख हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ तक पहले, लेकिन इसकी भैया ऊंचाई देख लेते हैं अपन, ऊंचाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपन तो यहाँ लिखेंगे कि इस पे जो पूरे पे कवर करना है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि दोनों का वक्र पृष्ठ, मतलब कि बेलन का वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस किसका वक्र पृष्ठ, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, ये जो कैनवास दिख रहा है ना, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, क्या ये लाइन समझ में आई, ये दोनों जुड़े हुए हैं तो इसमें बाहर लपेटेंगे, इसलिए इन दोनों के वक्र पृष्ठ बाहर वाले टच होना है, ठीक। और साथ में ये जो लंबाई चौड़ाई दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से उसी को ढकने वाली है, ठीक। तो यहाँ से हम देखें तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर है, बराबर कैनवास का क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्लियर, ठीक है। चलो रखते जाओ, कुछ कॉमन है पाई आर, दोनों के आर एक जैसे ही, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अंदर क्या बच रहा है 2 प्लस, अच्छा 2h प्लस l इज इक्वल टू, लंबाई तो अपने को ज्ञात ही करनी, चौड़ाई कितनी देख रखी 8, क्लियर। और सबको देख लो मीटर में, ये यूनिट बराबर है सब, कोई यूनिट तो चेंज नहीं करनी, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आएगा 126 का आधा लिखेंगे, आई 126 तो क्या व्यास, त्रिज्या क्या होती है आधी हो जाएगी, मतलब 126/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख लो। फिर इसके बाद 2 × h का मान कितना है, ये ऊंचाई बेलन की कितनी है 24 प्लस l का मान तंबू का 80 और बराबर लंबाई गुणा 8, काटे, अच्छा और अगर जोड़ लो, गुणा कर लो और जोड़ लो फिर काट देंगे,
2 से इसको काट डालो, लेकिन 2 से ये 11 बार कट गया, 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7, 7 8 56, तो 11 गुणा 18, यहाँ पर 24 दूनी 48 और 8 4 12 120 126, गुणा करने पर 126 ही हो रहा है, मतलब 24 दूनी 48 और 80 जोड़ दो, ये 8 4 12 128, कितना हो रहा है 128, बराबर क्या है लंबाई गुणा 8 से ये कटेगा क्या, 8 से कट रहा है, 8 एकम काट दो, 8 एकम 8 और 8 6 48 कट गया। अब गुणा करना है 11 गुणा 18 गुणा 16 बराबर क्या है लंबाई, ठीक है, गुणा करो तो 11 में 18 कर दे या 16 में 18 कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। 18 में 11 का अगर करेंगे तो ये 8 का 8, 1 का 1, 8 और 1 9, 198, और अब 16 का करना है, 16 8 लो उलझ गई तुम्हारी, 16 8 128 की 8 हाथ गए 12, 16 नमा की 144 और 12 144 10 154 और 2 156 की 6 हाथ गए 15, 16 एकम 16 और 15 15 15 30 31 है ना, 31 68 गुणा करके देख लो एक बार, 31 68 है लंबाई, यही आना चाहिए सी नंबर, ठीक है। आंसर समझ में आ गया, यही आंसर, ठीक। एक शंक्वाकार तंबू का व्यास और ऊंचाई 16 मीटर व 5.6 मीटर। अब देखो यहाँ पर एक क्रमशः की बात कर रहे हैं, ये तंबू है मतलब शंकु के आकार का है, ये रहा, ठीक, इस प्रकार का। अब इन्होंने क्या कहा है कि इसकी व्यास और तिरछी ऊंचाई दी है, तो व्यास अगर हम बात करें तो व्यास कितना दिया है 16 मीटर, ये तो हो गया व्यास, और तिरछी ऊंचाई का मतलब ये है 5.6 मीटर, ठीक है, ये दोनों दे के रखा। अब इन्होंने कहा है यदि 4 मीटर चौड़ी रखी जाती है कैनवास या फिर वही कपड़ा आ गया, कैनवास आ जाए मतलब वो भी कपड़ा होता है, और यहाँ पर अगर मान लो कोई कपड़ा ही दे दिया सीधे तो भी वो कपड़ा ही है, ठीक है। तो अब इस कपड़े मतलब इसके ऊपर लपेटना है, ये देखिए ये ऐसा था, ये आपका तंबू बना है, ठीक है, ये तंबू है। अब इस तंबू के ऊपर तुम्हें क्या करना है, कपड़ा लपेटना है, तो इस पर जब लपेटोगे तो कहाँ लपेटोगे, बाहर ही बाहर लपेटोगे ना, और बाहर अगर टच कर पा रहे हो तो बाहर वाले पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, बाहर वाले पृष्ठ को वक्र पृष्ठ। इसी के ऊपर आपने एक चादर ली है जिसकी चौड़ाई कितनी है 4, लंबाई नहीं मालूम इस चादर की, और ऐसे करके तुमने इसको लपेट दिया, समझ गए। तो लपेटा क्या है, बाहर का वक्र पृष्ठ, और इस चादर से, तो चादर की तुम्हें केवल चौड़ाई दी है, लंबाई नहीं मालूम इस चादर की, तो वो लंबाई निकाल लो, तो दोनों की चीजें बराबर हो जाएंगी। तो हमने कहा यहाँ पर क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, हाँ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़ा भी किस प्रकार का है लेकिन आयताकार, ठीक। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, और कपड़े का लंबाई गुणा चौड़ाई, यही हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 16/2 लिख ले, सीधा व्यास है, तो यहाँ पर 16/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एल का मान तिरछा 5.6 दे के रखा उन्होंने, बराबर। लंबाई आपको ज्ञात करनी है और चौड़ाई दे के रखी है, कपड़े कितनी है 4, बस यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 बढ़ाओ और काटो, और क्या 4 से 16 4 बार, 7 से 56, 7 8 56, और 2 से 11 बार, मत काटना, 11 चौके 44 या 8 चौके 32 कर लो, 11 गुणा 32 और बटे में कितना 10, और क्या बचा लंबाई, 32 में 11 का गुणा देखो, 32 में 11 का गुणा देखो, तो 32 में अगर 11 का गुणा करना है तो 2 का 2, 3 का 3, 3 2 5 हो गया गुणा, ठीक, कितना आ गया 352, नीचे कितने जीरो 1, पॉइंट एक संख्या के बाद ये लंबाई। दो लंब वृत्तीय शंकुओं को आधार के साथ जोड़कर एक संरचना बनाई गई है। दो लंब वृत्तीय मतलब कि एक शंकु ये रहा है ना, शंकु ही मान लो, अभी चित्र जैसे भले ही आपको दिख रहा है, मैं नीचे का आधार बना दूंगा। एक शंकु ये रहा और एक और शंकु है जिनके आधार को जोड़ रहा है, कहने का मतलब आधार कुछ इस प्रकार से जुड़ गए दोनों के आधार, ये देखो है दो शंकु जो आधार के साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ बनाकर एक संरचना बनाई गई।
जिसके प्रत्येक आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या कितनी के रखी है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। देन इस संरचना की कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर, कुल का मतलब है ऊपर से लेके पूरे नीचे तक, टोटल कितना कह दिया उन्होंने, ये टोटल कह रहा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस संरचना का आयतन बताना है, कुल आयतन मतलब अब कैसे निकलेगा बताओ कुल आयतन, इस वाले शंकु का आयतन प्लस इस वाले शंकु का आयतन कुल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल आयतन बराबर, कुल आयतन बराबर, क्या दोनों ही संरचना शंकु की है, क्या दोनों ही संरचना शंकु की है, शंकु की है तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब ये बताइए आप मुझे कितने शंकु है ऐसे है, कितने वो दो, तो दो लगा दीजिए यहाँ पर, 2 गुणा शंकु का आयतन, बस यहाँ से करिए 2 गुणा शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 2 गुणा 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मतलब कितना है 5, 5 गुणा 5 लिख दो, और एच कितना है 24 नहीं है 12 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 24 पूरा दोनों को मिलाकर, तो एक शंकु का आयतन बताना है आपको, मतलब एक के हिसाब से 2 का बता रहे, तो लंबाई तो इतनी कहलाती है, कितनी कहलाएगी 12, ठीक है, तो रखाएगी कितनी 12, ठीक है ना, ये पूरा हो जाएगा मतलब 2 का बनेगा, तभी तो 12 दूनी 24 हो रही है, 24 बनाना, देखो 12 दूनी ये 2 लिख लिया ना अपने आगे इसलिए, ठीक है इसलिए, ठीक है। अब जरा काटो 3 से 4 बार, और कट रहा क्या, अब नहीं कट रहा, एक काम करो इसका मान 3.14 रख दो, तो कोई दिक्कत, हाँ यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा लो, पजम 25 चौके 100 काट दो, ये 4 से ये 4 काट दो, और अब तो नहीं कुछ बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, ये 2 गुणा और 314 बचा बस, और कुछ तो नहीं है, और कुछ तो नहीं है, गुणा कर लो 300 दूनी 600, 14 दूनी 28, कितना आया 28, यही आंसर। एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी, ठीक है, जिसको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी। जब जब चीजें पिघलती हैं तब तब क्या बराबर, क्या बराबर आयतन, क्या पिघला रहा है सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, और क्या बना रहे गोला, किस किस का आयतन बराबर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर किस चीज के होगा, गोले का आयतन, है ना। जब भी चीज कोई पिघल कर कोई नई चीज बन जाती है तो क्या बराबर हो जाते हैं आयतन, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या तो ज्ञात करनी है, इसको चाहो तो आप आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, आर का मतलब यहाँ पर त्रिज्या कितनी देकर रखी 6, इसको आप लिखेंगे 6 गुणा 6, और ऊंचाई कितनी 9, और बराबर कितना 4/3, और गुणा क्या है आर क्यूब, यही रहेगा। अब इसके अलावा कुछ कटने से तो रहा, कुछ कट रहा है क्या, 4 तो कट ही नहीं रहा है जब तक 4 नहीं कटेगा तो चलो कोई नहीं, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 4 को नीचे ले आओ, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 6 गुणा और 9 तिया 27, और बटे में कितना रहेगा 4, हाँ 2 से काट दो जरा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इतना जरूर कट जाएगा, और फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये जरूर कटेगा, अच्छी रहा। तो इधर क्या चल रहा है आर क्यूब। अब जरा और ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया 3 तिरका 9 गुणा कितना 27 बराबर कितना आर क्यूब। अब एक चीज है, ये क्यूब वाला है, ये क्या है क्यूब है, और क्यूब है तो जब क्यूब हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो कौन सा वाला क्यूब वाला ही रूट चढ़ेगा, ये घात 3 लगेगी इस पर, क्यूब रूट है ये, स्क्वायर रूट नहीं। स्क्वायर रूट में क्या होता है देखो, आर स्क्वायर होता ना, जैसे मान लो कि आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 26 ही लिखा है, जब ये स्क्वायर हटता तो ये ऐसा आता है टेबल, समझे गए। और इसके ऊपर भी 2 लगा रहता है लेकिन वो दिखता नहीं, इसके ऊपर भी 2 लगा रहता है लेकिन दिखता नहीं, 2 को हम लिखते नहीं, लेकिन अगर 3 है तो लिखना ही पड़ेगा, 3 है तो लिखना ही पड़ेगा, और 3 को हमने लिख दिया। और अब जरा देखो अंदर क्या है 9 गुणा 27 बराबर क्या बचा 8, ये आर का ही मान बताना। अच्छा ये 27 मतलब ये 27 बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये तो घात 3 वाला है, तो 27 तो बाहर कितने से 3 से, लेकिन ये क्यूब पावर है अभी भी ये 3 चलेगी इसकी, और ये 9 बाहर नहीं हो पाया, 9 बाहर हो पाया क्या नहीं, 9 बाहर क्यों हो जाता, जब स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट होता तो 9 भी बाहर हो जाता 3 से,
लेकिन ये तो क्यूब रूट है इसलिए 9 बाहर नहीं हुआ और आंसर यही कर रहे हो इसको और अच्छे से लिखो 3/√9 और इसकी पावर है 7 ये आंसर है। क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंब वृत्तीय क्या है शंकु, ठीक है, और जिनके आधार की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर इन दोनों शंकुओं को पिघलाया जाता है और एक गोला बनाया जाता है और गोले का भी क्या बताना है व्यास ना कि त्रिज्या। ध्यान से देखो ऐसे आपके दो शंकु हैं, एक शंकु ये रहा और एक शंकु ये रहा, ये दोनों शंकु है, इन दोनों की हाइट अलग अलग है, एक की है 16.4 ये वाली 16.4 और इस वाले की कितनी है 17.2। क्लियर हो गई, ये हाइट हो गई दोनों की, लेकिन उन्होंने कहा त्रिज्या है तो एक जैसी कितनी 8.4, ये भी 8.4 है और ये वाली भी कितनी है 8.4 है दोनों, और इन दोनों को जब इन्होंने पिघलाया तो क्या बनना चाहिए था गोला, और गोले क्या बताना व्यास ये बताना डी, और डी मतलब क्या होता है 2r, क्या बताना है 2r बताना है। बात समझ में आ गई, तो बस इसको पिघलाई और ये बना दीजिए। जब भी कोई चीज पिघलाया जाता है तो क्या बराबर आयतन, इस वाले शंकु का आयतन प्लस इस वाले शंकु का आयतन, अपन ने यहाँ लिखा शंकु का आयतन प्लस ये पहला लिख दो, पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन और बराबर क्या हो जाएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन यही होगा। एक शंकु का आयतन मतलब कितना हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस दूसरे का भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बराबर यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही हो जाएगा। अब जरा यहाँ से देखो तो बदल क्या रहा है ऊंचाई केवल, h1 h2 ऊंचाई बदल रही, बाकी का r नहीं बदल रहा। बात समझ में आ रही, और इसका r ज्ञात करना है, इसके r को अपन कैपिटल R लिख लो, ठीक। तो क्या नहीं बदल रहा है r नहीं बदल रहे दोनों, तो r स्क्वायर और 1/3 और पाई सब में कॉमन है, बाहर निकाल लो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन, बचा क्या h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, r क्यूब, r का मतलब कितना 8.4, तो इसको दो बार लिख दो 8.4 इंटू 8.4, ठीक। h1 कितना है 16.4 प्लस दूसरा कितना है 17.2 बराबर 4 गुणा r क्यूब, यही रहेगा। अब जरा एक काम कर सकते हैं अपन, क्या पॉइंट हटाएं 0 बढ़ाएं, पॉइंट हटाएं 0 बढ़ाएं, 4 से काट डालो 4 21 चौके 84 कट गया। इधर इन दोनों को जोड़ दो 4 और 2 6 और 16 दूनी 32 और 1 33.6 पॉइंट हटा लो इसका भी, और 10 इधर बढ़ा लो, इधर कितना हो जाएगा 84 बटा में 10 और इधर कितना बचा 21 बटे में 10 और इधर क्या बच रहा है r क्यूब। भाई साहब आप देखो जरा तो, है ना ऐसे ही हो रहा है, या तो गुणा कर लो तुम्हारी मर्जी, और देखो तुम्हें बिना गुणा करे बाहर निकलवा देता हूँ। ये देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखना है, r क्यूब है, क्यूब हटेगा तो पूरे के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ा तो देखो जरा ये हुआ 21 गुणा 84 गुणा कितना हुआ 3 3 6 और नीचे कितना है 10 गुणा 10 है ना, और ये क्यूब वाला है, रूट कौन सा चढ़ा है क्यूब वाला, तो भाई साहब 10 तो है 3 बार, तो 10 तो बाहर ही कर दो, आ गया 10 बार। अब अंदर क्या बचा जरा इसको देखो 81 को 21 को अपन क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 84 को क्या लिख सकते हैं 12 7 84 ऐसे लिख सकते हैं, और 336 को भी 7 से भाग देके देख लो, ये भी टूटेगा कहीं ना कहीं। 336 में 7 से करके देख लो, 7 7 दिया 7 7 के 28 नहीं 7 चौके 28 और 7 8 56, तो ये आ जाएगा कितना 48 गुणा 7। और अब इसको भी और तोड़ दो, 48 को भी 12 चौके 48 लिख दें, है ना। अच्छा 12 12 को भी और तोड़ दो, और 3 गुणा 4 भी लिख दो, 12 ही लिख दो सीधा, है ना। एक और 7 आएगा ना, तो आ गए ना। अरे तो भाई गायब थोड़ी हुआ, मैं थोड़ा थोड़ा बना रहा था इसको लेकर। क्या ये सबको समझ में आया? ये टूट गया, टूटने के बाद क्या समझ में आया 1 2 3 बार 7, एक बार 7 और 12 12 12 एक बार 12, नीचे क्या है 10, बस और कुछ तो नहीं।
तो भाई साहब 12 सत्ते 83/10, तो 10 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा 8.4 आ गया आंसर। अच्छा लेकिन आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया। ये काय का मान है? आर का। आपसे क्या आर ही पूछा है? आपसे तो 2r पूछा है, मतलब इसका डबल कर दो, 2r कर देंगे मतलब डबल, तो 16.8 ये आंसर है। 16.8 आ गया था। और अच्छा बेटा कर, एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? 32 सेंटीमीटर, और इसके आधार की त्रिज्या कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर और क्या बनाया जाता है? गोला बनाया जाता है। और ज्ञात क्या करना? गोले की त्रिज्या। आप ये बताइए किसी भी चीज को जब पिघलाया जाता है तो क्या बराबर? आयतन बराबर। जब जब दो चीजों को पिघलाया जाएगा और कोई नई चीज बनाई जाएगी तो क्या बराबर हो जाएंगे? आयतन। किसको पिघला रहे हैं? शंकु। तो एक जगह पर लिखेंगे हम शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन बोल दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसा लिख लो, आर बदल के लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आर से आर तुमने काट डाले तो पता लगे मान का आएगा, निकालोगे, ऐसा भी हो जाएगा ना। इसलिए कम से कम दोनों के आर पहले अलग अलग लिखो, भले चाहे मान एक जैसे हो जाए, हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब पाई से पाई तो कैंसिल होगा, 3 से ये 3 कैंसिल होगा। आर स्क्वायर मतलब किसका है? शंकु। और शंकु की ऊंचाई देके रखी 32, मतलब एच की जगह पर 32 रख दिया। देन आर 8, तो मतलब 8 गुणा 8 लिख लेंगे। और बराबर क्या है? 4 गुणा आर क्यूब। ऐसा ही है, 4 से 8 32 काट दो, और बचा कितना? 8 गुणा 8 गुणा 8, और ये हो जाएगा आर क्यूब। और आर क्यूब मतलब 3 बार 8 दिखा ही रहा है, मतलब आर बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हो, सेंटीमीटर खाने में दिया हो, खाने में समझे गए? नेक्स्ट। हाँ सर। एक गोला का अभी चालू मत करो। एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपर का हिस्सा बेलनाकार है ना। अब अगर अपन बात करें तो कांच का जो बर्तन है उसका ऊपर का हिस्सा किस प्रकार का है? बेलनाकार। तो देखो जरा, ऊपर का हिस्सा बेलनाकार मतलब ये गर्दन है, ये बेलनाकार हो गई, ठीक है ना। ऊपर का हिस्सा किस प्रकार का रहा? बेलनाकार। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है कितना मीटर है? 7 सेंटीमीटर। क्या इतना समझ में आ रहा है? और चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। चौड़ाई का मतलब क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है व्यास, व्यास दे रहा कुल मिला के, है ना, 4 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का मतलब है कि अब इसके नीचे गोलाकार लगाएं। आया समझ में? शेप ये है, वो शेप पूरा इस प्रकार से। और ये गोलाकार भाग जो है ना, ये देखे ना बर्तन इस प्रकार से रहते कि नहीं? ठीक है, इस गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर है, मतलब ये 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसे पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा। अब ये बताओ, पानी जब भराएगा कौन कौन से बर्तन में जाएगा? नीचे के गोला में भी भराएगा और ऊपर के बेलन में भी भराएगा। तो बताइए क्या कर दें? आयतन जोड़ दें। काय का आयतन? बेलन का और गोले का। बात बराबर हो गई। तो बस यहाँ से गोले और बेलन का आयतन लिख दीजिए। पूरा भरने के लिए जल की मात्रा, जल की मात्रा बराबर किस किस का आयतन? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस प्लस गोले का आयतन, यही लिखेंगे। ठीक है, अब जरा बेलन का आयतन क्या होता है बोल दो? पाई आर स्क्वायर एच, है ना, प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों के आर अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसलिए। पाई कॉमन है, पाई को तो बाहर निकाल लो, पाई बाहर आ गया। आर, इसका आर बताओ भैया। 4 व्यास है, चौड़ाई कही थी उनने, तो 4 अगर व्यास है तो 2 हो जाएगी, 2 गुणा 2, ठीक, गुणा h, इसकी हाइट कितनी है? 4/3, यहाँ आर क्यूब, मतलब 21 का आधा। भाई ये तो पूरा व्यास है, तो अपन ऐसा लिखते हैं 21/2, 21/2, 21/2। अभी कोई तकलीफ है क्या? बस ठीक है, तो फिर इसके बाद आगे क्या करें अपन? पाई का मान भी रख ही लो, 22/7, इधर गुणा कर लो या फिर कुछ बाहर निकाल लो, तुम्हारी मर्जी हो। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। अभी रुको जरा, 4 गुणा 7 प्लस 4 गुणा, इसको काटो,
3 है 7 21 और कट रहा क्या ये 4 2 से 4 4 है। अब तो नहीं बच रहा कुछ, तो इसको 28 लिखेंगे। और यहाँ पर देखो जरा क्या बच रहा है, ये 7 21 गुणा 21 और बटे में 2 बच रहा बस, है ना। 21 में 21 4 से 41, 4 से 41 में 7 का गुणा कर लो। 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 गए 2, 7 चौके 28 2 30, कितना है 30 87 और बटे में कितना है 2। एलसीएम लो, 22/7, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 28 2 56 और जोड़ दो, 7 6 13 3 हाथ गए 1, है ना। 8 6 14 4 हाथ गए 1 और 3, कितना आ गया 31 43। बस यही हो रहा है, ठीक है। अब कट रहा है क्या, 2 से जो कटेगा 11 बार और 7 से कटना चाहिए। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 3 बच रहा है, 7 चौके 28, फिर 7 चौके 28 बचा कितना 14 में काट गया 6 और 7 9 63 कट गया। कितनी बार 4 4 9, तो 11 गुणा 4 4 9, तो गुणा करना है 4 4 9 में कितने का 11 का, तो 9 का तो 9, देखो जरा 11 गुणा 9 का तो 9 9 और 4 13 के 3 हाथ गए कितना 1, 4 और 5, फिर हो जाएगा कितना 4 4 8 8 और 1 9। अच्छा एक बार रुक जाओ, ऐसे गुणा में कई बार तकलीफ हो ही जाती है। एक काम करो, लेकिन 0 बढ़ाओ और अब करो 9 9 और 4 13 के 3 हाथ गए, फिर कितना हो जाएगा अपना 4 4 8 और 1 9 और फिर कितना हो जाएगा 4। देखो मैं जरा गुणा करके इतना नहीं हो रहा है। और एक और तरीका है अपने पास, एक बार करके एक बार जोड़ दो। हाँ 4 4 9, ये लगा 9 9 और 4 13 हाथ गया 4 4 8 और 1 9, यही आंसर क्या रहेगा 49 49, यही कितना जल भरा जाएगा।